हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट 3। ठीक है, 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने ये वीडियो आपने डायरेक्टली ओपन किया है तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है जाकर क्या करो, सबसे पहले जो है उन 2 पार्ट्स को जो है देखो, प्लेलिस्ट में जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या हुआ था कि पहले 2 वीडियोस में जो है मैंने लास्ट वाली वीडियो में बोला था कि ये जो है चैप्टर 1 यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है करके। ठीक है, लेकिन बाद में मुझे याद है कि इसमें एक टॉपिक जो है और रह गया है। ठीक है, और उस एक टॉपिक का जो वैल्यू है वो काफी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसीलिए जो है इसमें हम लोग थोड़ा सा चैप्टर नंबर 1 के कुछ पार्ट्स करेंगे और उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 2 जो है इसी वीडियो में क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो जो बचा हुआ था वो है हमारा रिलेशन। ठीक है, किसका किसका रिलेशन? फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, मतलब फिजिक्स प्लस अदर ब्रांच का क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, फिजिक्स का अदर ब्रांच के साथ रिलेशन, फिजिक्स प्लस अदर ब्रांच, ठीक है, क्या रिलेशन होता है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का। ठीक है, कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का जो है आपस में जो है क्या रिलेशन है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। देखो, साइंटिस्ट लोग सबसे पहले क्या बोलते थे कि जो साइंस है, रियल साइंस कौन सा है? रियल साइंस जो है फिजिक्स है। ठीक है, मतलब साइंस का दूसरा नाम ही क्या है? फिजिक्स है। बाकी सारी ब्रांचेस जो आप लोग पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, ये जितने भी आप अदर पढ़ते हो, ये सब क्या है? आलतू फालतू है। मेन जो है वो क्या है? फिजिक्स है। ठीक है, ये ऐसा शुरुआत में बोला जाता था, लेकिन अगर हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन में देखें तो ऐसा बोलना क्या होगा, थोड़ा सा गलत होगा। ठीक है, क्योंकि आज हर सब्जेक्ट का या हर ब्रांच का अपना क्या है, एक अलग से आइडेंटिफिकेशन है। जैसे केमिस्ट्री का अपना एक पूरा का पूरा क्या है, फील्ड है, उसकी एक अलग आइडेंटिफिकेशन है। मैथ्स हो गया, मैथ्स का एक सेपरेट क्या है, आइडेंटिफिकेशन, उसका एक सेपरेट वैल्यू है। बायोलॉजी का क्या है, एक अलग सेपरेट वैल्यू है। ठीक है, ज्योग्राफी का क्या है, ये जो है सब क्या है, आज इनकी अलग अलग जो है वैल्यूज हैं। लेकिन स्टार्टिंग में क्या बोला जाता था कि फिजिक्स इज द मेन साइंस। ठीक है, अब देखो इसका जो है केमिस्ट्री के साथ कैसे रिलेशन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जो है, मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखो, केमिस्ट्री में जो मेन चीजें जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है, एटम्स और उनके रिएक्शंस के बारे में जो है हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं कि नहीं, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि नहीं। तो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले फिजिक्स वालों ने ही क्या किया था, डिस्कवर किया था, जिसका नाम है रदरफोर्ड, बोर, थॉमसन। इन सब साइंटिस्ट ने जो है क्या किया था, किसी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि एटम क्या होता है, इस तरीके से जो है स्फेरिकल होता है, सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अलग अलग सेपरेट सेपरेट ऑर्बिट्स में जो है क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको जो है क्लास 12 में जाकर पढ़ोगे, बोर्स मॉडल, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल्स जो है पढ़ोगे। तो फिजिशियन ने ही क्या किया था, सबसे पहले जो है केमिस्ट्री का जो फंडामेंटल चीज है एटम्स, उसके बारे में डिस्कवरी करके उनकी सारी प्रॉपर्टीज को जो है बताया था। जैसे कि न्यूक्लियस में एक भारी पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मतलब सेंटर में एक भारी पार्ट होता है किसी एटम का, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और उसके अलग अलग ऑर्बिट्स पर क्या होते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल्स पर जो है इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं। और मोस्टली इनका जो एरिया जो होता है, इनका वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है, उसके बाद जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, ये सब जो है इनके बारे में भी जो है फिजिक्स वालों ने ही बताया था कि अगर हमारे पास H है और अगर हमारे पास Cl है तो ये दोनों क्या होंगे, आयनिक बॉन्ड से बंधे होंगे। ठीक है, तो ये आयनिक बॉन्ड जो है क्यों बनता है, इसका भी एक्सप्लेनेशन जो है फिजिक्स वालों ने ही दिया था। कैसे दिया था, तो कूलम्स का लॉ जो है क्या है, फिजिक्स में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इसको भी आप क्लास 12 में ही पढ़ोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक लॉ है कि एक प्लस और एक माइनस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस है और क्लोरीन क्या है, माइनस, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे।
ठीक है। कितना ताकत से जुड़ेंगे उसका भी कैलकुलेशन हम लोग कूलम्ब फोर्स से क्या कर सकते हैं, आराम से जो है इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है उसको अरेंज करना, एटम्स को जो है आपस में क्या करना, या पीरियोडिक टेबल को क्या करना, अरेंज करना, कि हाइड्रोजन पहले नंबर पर आएगा, हीलियम दूसरे पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, नील्स बोर, अदर साइंटिस्ट, डोबेनार, इन सब साइंटिस्ट ने जो है क्या क्या था, उनको अरेंज किया था। तो वो भी क्या थे, फिजिशियन ही थे, जो कि उनको क्या कर रहे थे, अरेंज कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज है जो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, वहां पर आप क्या पढ़ते हो, एक्सरेज के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, केमिस्ट्री में जो है एक्सरे, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रेज के बारे में जो है पढ़ते हो। इन सब की डिस्कवरी जो है किसने की थी, फिजिक्स वालों की ही जो है देन है। ठीक है, इसके अलावा केमिस्ट्री में जो है आप क्या करते हो, एक और चीज का कैलकुलेशन करते हो, किसी भी सब्सटेंस की जो है हाफ लाइफ निकालते हो। पढ़े होगे आप लोग, या अभी उसको क्लास 11th में, आई थिंक क्लास 11th या 12th में हाफ लाइफ पढ़ोगे। रेडियो एक्टिविटी डीके करके जो है क्या है, एक अलग से जो है ब्रांच है। ठीक है, रेडियो केमिस्ट्री का या रेडियो एक्टिविटी करके, वो भी फिजिक्स वालों की ही देन है, जहां पर आप क्या करते हो, किसी भी सब्सटेंस की जो है हाफ लाइफ का कैलकुलेशन करते हो। आप लोग न्यूज में सुनते हो कि नहीं, कि जैसे यहाँ पर एक खुदाई हो रही थी, इस खुदाई वाले जगह पर जो है एक मूर्ति मिली है, और ये जो मूर्ति है ये आज से 3000 साल पुराना है। तो ये 3000 साल पुराना है, ये कौन 3000 साल पहले आके कोई बताता है क्या हमको? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, उसका लाइफ जो है हम लोग डिटेक्ट करते हैं, और वो किससे करते हैं, इसी हाफ लाइफ वाले मेथड से जो है कार्बन कंपाउंड के बेसिस पर जो है हम लोग करते हैं। समझ में आ गई है? ठीक है, तो पूरा का पूरा केमिस्ट्री जो है क्या था, किसकी देन है, पूरा का पूरा फिजिक्स की देन है। केमिस्ट्री बिना, मतलब केमिस्ट्री जो ब्रांच है वो बिना फिजिक्स के पॉसिबल नहीं है। वो तो फिजिक्स से ही टूट कर क्या बना था, केमिस्ट्री बना था। ठीक है, तो ये हो गया केमिस्ट्री और फिजिक्स का रिलेशन। उसके बाद दूसरा है मैथ्स और फिजिक्स का रिलेशन आपस में कैसा है। ठीक है, या मैथ्स वाले जो है वो फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, इसका भी जवाब हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग सब लोग ये तो पढ़ लेते हो, ठीक है, कि हमको 11th में जाने पर मैथ्स लेने से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, और बायो लेने से जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि फिजिक्स का जो है, जैसे बायो वाले क्या बनते हैं आगे चल के, मोस्टली जो होंगे, अगर हम लोग मेन बात करें तो डॉक्टर बनते हैं। अब डॉक्टर को तो भाई इंजेक्शन लगाना है, तो उसको फिजिक्स पढ़ने की क्या जरूरत, उसको तो ह्यूमन बॉडीज के बारे में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। ऊपर से मैथ्स वाले लोग मोस्टली जाकर क्या करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। तो इंजीनियरिंग में क्या कर रहे हैं, हमको तो वहां पर चीजों के बारे में सीखना है, कैसे बनाते हैं, कैसे तोड़ते हैं, तो वहां पर जो है फिजिक्स की क्या जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहां पर भी जो है हमको उसका इस आंसर जो है मिलेगा कि क्यों मैथ्स वाले जो है फिजिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, अब मान लो एक मैथ्स वाला जो है, इनके रिलेशन पे हम लोग आएंगे, पहले मैथ्स वाले फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं ये बता देता हूं मैं। मैथ्स वाले जो है अगर करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं, इंजीनियरिंग का अपना जो डिग्री कंप्लीट करते हैं, उसके बाद कहीं पर जॉब करते हैं, तो इंजीनियर्स का काम क्या होता है, रन करना। इसको रन करना, मशीन्स को रन करना। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक इंजीनियर है, ठीक है, जिसको फिजिक्स का नॉलेज नहीं है। ठीक है, उसने क्या किया, एक मोटरसाइकिल बनाया, एक व्हील बनाया। ठीक है, क्या बनाया उसने, एक मोटरसाइकिल बनाया, इंजन विंजन सब लगा दिया, यहाँ पर आगे का एक व्हील है और यहाँ पर क्या है, एक पीछे का व्हील है। ठीक है, अब इसको इसने क्या किया, उस इंजीनियर ने जो है इसको जोड़ दिया उसने किससे, कॉपर के जो है चेन से। किससे जोड़ दिया इसको, मान लो कॉपर के चेन से। अब ये जो बाइक था, ये जो कार था, ये जो व्हीकल था, ये 2 दिन चला, 2 दिन बाद तीसरे दिन टूट गया। ये चेन जो है क्या हो गया, टूट गया। क्यों टूट गया, कॉपर तो अच्छा चीज है, कॉपर से बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये टूटा क्यों, क्योंकि कॉपर का जो बियरिंग स्ट्रेंथ है, उसकी जो स्ट्रेंथ वो क्या है, कमजोर है। जैसे ही इस पर ज्यादा लोड हुआ, बेयरिंग लोड ज्यादा हुआ, ये टूट गया। तो चेन किसका बना होना चाहिए, तो अभी आपके बाइक्स में, आपके जो व्हीकल्स होते हैं, उनमें चेन किसका होता है, मोस्टली स्टील का बना होता है, या जो है क्या बोलते हैं, कॉपर अलॉयज का बना होता है। ठीक है, उन सब चीजों का बना होता है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे। ठीक है, तो इसने किसका चेन बना दिया, इसने कॉपर का बना दिया, जबकि कॉपर का स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है। अब उसने कॉपर का चेन क्यों बनाया, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं था कि कौन सा मेटल कितना स्ट्रांग है, कौन सा मेटल कितना वीक है। तो ये कहाँ पढ़ते हैं, क्लास 11th में मैकेनिक्स में पढ़ते हो कि मैकेनिक्स वाले पार्ट में, कौन सा कितना स्ट्रांग है, कौन सा कितना रिजिड है। ठीक है, तो ये नॉलेज जो है उसको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट जो है किस चीज का बनाना चाहिए। अब जैसे मान लो उसको नॉलेज ही नहीं है, उसने
टायर बना दिया लोहे का, तो अब ये सही थोड़ी है, ठीक है। तो उसको जो है फिजिक्स का नॉलेज रहेगा, रबर का नॉलेज रहेगा, उसको इनर्शिया का पता रहेगा, ठीक है। इनर्शिया क्लास 11th में पढ़ोगे अभी, ग्रेविटेशन को पता रहेगा, रोटेशनल मोशन पता रहेगा, तब वो डिजाइन कर सकता है। तो ये सब चीजें जो है हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में ही जो है पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फिजिक्स वाले क्या पढ़ते हैं, मैथ्स की जो है मैथ्स वाले क्या करते हैं, फिजिक्स की जो है इनको पढ़ना पड़ता है। समझ में आ गया। अब थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि जो है मैथ्स वालों को फिजिक्स क्यों पढ़ना पड़ता है, ठीक है, ताकि आगे चलकर उनको नॉलेज हो कि किस टाइप के मेटल का पर्पस, किस टाइप के मेटल का यूज जो है किस पर्पस के लिए हमको करना है, ठीक है। सो देखो मैथ्स और फिजिक्स जो है, अगर हम लोग बेसिकली बोले तो मैथ्स जो सब्जेक्ट है ना, वो पहले सेपरेट सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। मैथ्स भले ही मतलब बेसिक चीज है, फिजिक्स पढ़ने के लिए जो है मैथ्स का बेसिक नॉलेज होना कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन पहले जो जितने भी मैथमेटिक्स जो होते थे वो फिजिक्स के कैलकुलेशन के लिए यूज होते थे। जैसे न्यूटन ने क्या किया, ग्रेविटेशन के कैलकुलेशन करने के लिए उसने जो है क्या किया, अपना फॉर्मूला बनाया। तो उस समय मैथमेटिक्स उतना डेवलप नहीं था, वो फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनते थे। फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते 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 मैथ मतलब कैलकुलेशन इतना ज्यादा हो गया कि वो एक सेपरेट ब्रांच ही बन गया, ठीक है। जैसे आप मैथ्स में पढ़ोगे, कैलकुलस पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ोगे 11th-12th में, तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है कोई मैथ्स के पर्पस के लिए नहीं बनाया गया था। उसको बनाया था किसने, न्यूटन ने, और न्यूटन बोलता हूं, एक लेबनीज ने, ठीक है। लेबनीज ने जो है वो फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया था, लेकिन बाद में उसका यूज जो है मैथमेटिक्स में होने लगा। वेक्टर एलजेब्रा, वेक्टर जो पूरा का पूरा सब सब्जेक्ट है, वो पूरा का पूरा वेक्टर क्या है, फिजिक्स ही है, लेकिन आप उसको कहां पढ़ते हो, मैथ्स में पढ़ते हो, ठीक है। तो इन दोनों में भी क्या है, बहुत क्या है, जुड़वा रिलेशन, जुड़वा भाई हैं ये दोनों, ठीक है। एक के बिना दूसरा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर कोई एक आदमी है, अगर उसका मैथ्स अगर स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली वो फिजिक्स को क्या कर सकता है, बहुत अच्छे से समझ सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा मैथ्स और फिजिक्स का जो है रिलेशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये सब न्यूटन लेबनीज के हेल्प से जो है हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे से इस तरीके से क्या है, रिलेटेड है। फिर तीसरा है, तीसरा हम लोग देखते हैं बायोलॉजी और फिजिक्स का। बायोलॉजी और फिजिक्स का जो है आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। बायोलॉजी और फिजिक्स का आपस में क्या रिलेशन है। सो देखो, बायोलॉजी और फिजिक्स, अगर आपको बायोलॉजी की स्टडी करनी है तो एक चीज के बिना स्टडी पॉसिबल ही नहीं है, और वो होता है माइक्रोस्कोप, ठीक है। बिना माइक्रोस्कोप के बायोलॉजी का जो है स्टडी करना जो है पॉसिबल नहीं है। और माइक्रोस्कोप बना के किसने दिया, फिजिक्स वालों ने दिया, हमने दिया, फिजिक्स वालों ने दिया। लो भाई गिफ्ट लो, तुम स्टडी करो इसके बारे में, ठीक है। तो फिजिक्स वालों ने ही क्या किया, जो लेंस होते हैं, सिंगल माइक्रोस्कोप, डबल कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन सबको डिजाइन जो है हमने ही किया था, ठीक है। और हमने बायो वालों को डोनेट किया कि ये लो स्टडी करो करके, ठीक है। तो जो मेन चीज है बायो के एग्जिस्टेंस का, वही चीज हमने बना के दिया है। तो सोच सकते हो कि बायो की शुरुआत कहां से हुई, फिजिक्स से ही हुई है, ठीक है। उसके बाद जब बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी का कोई पार्ट अगर फ्रैक्चर हो जाता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि जाओ इसका एक्सरे कराओ कि कौन सा हड्डी टूटा है मैं देखूंगा। तो एक्सरे कराने जाते हो, तो एक्स रे जो होता है उसको किसने बनाया था, फिजिक्स वालों ने ही आइडेंटिफिकेशन करके बनाया था। कैसे यूज करना है उसका मशीन भी उन्होंने ही डिजाइन किया था। एक्सरे, गामा रेस, अल्फा रेस, बीटा रेस, ये सब रेस जो है फिजिक्स वालों ने ही बनाया था। क्लास 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके, ठीक है। तो वहां पढ़ोगे एक्सरे, ये हो गया एक्सरे, ठीक है। उसके बाद जो है और भी अदर अगर हम लोग चीज की बात करें, जैसे किसी को कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो कैंसर जो होता है तो उसके थेरेपीज होती है, अलग अलग स्टेजेस होते हैं कैंसर के भी, उसकी थेरेपीज होती हैं, ठीक है। उसकी थेरेपीज में जो है अलग अलग जो है रेस का यूज किया जाता है, ताकि जिस सेल में क्या हुआ है, जिस सेल में कैंसर हुआ है उस सेल को क्या किया जाए, यूवी रेस के थ्रू क्या कर दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए। तो वहां पर बीमारी के ट्रीटमेंट में भी उसका यूज होता है। इवन जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि पेशेंट को क्या करते हैं, पेशेंट के चेस्ट में जो है दो मतलब आयरन टाइप के कुछ ऐसा कंप्रेस करते हैं, देखे होगे। अब उसको मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, ठीक है। मूवीज वगैरह में देखे होगे कि उसके चेस्ट पे जैसे ही रखते हैं वो बंदा क्या होता है, उठता है और उसका हार्ट फिर से काम करना चालू कर देता है, ठीक है। तो वो कैसे वर्क करता है, वो वर्क करता है कैपेसिटर्स के प्रिंसिपल पे,
ठीक है। और कैपेसिटर्स कौन सा है, कैपेसिटर्स जो है फिजिक्स का चैप्टर है, और ये भी आप कहां पढ़ोगे, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 कैपेसिटेंस करके, ठीक है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो वो मशीन भी किसकी देन है, फिजिक्स वालों की ही देन है। इवन जो अप डाउन होता रहता है, कोई आदमी जिंदा है कि नहीं वाला, इसको क्या, अरे भाई आज नाम क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसा वाला जो लाइन चलते रहता है, ठीक है, ये जो मशीन है, इसको मशीन को भी हमने ही बना के दिया था, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर ये लाइन स्ट्रेट हो गए तो आदमी भगवान के पास पहुंच जाता है, ठीक है, इस मशीन को भी हमने बनाया था। इवन ये जो स्टेथोस्कोप जो यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप मतलब हार्ट बीट को जो है नापने के लिए डॉक्टर लोग पकड़ के घूमते रहते, देखो ना, उसमें साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। साउंड का क्या होता है, इस तरीके से पाइप होता है, यहाँ पर ऐसा टच कराते हैं और यहाँ पर कान में उसके जो है रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो पाइप है बीच में, इसमें साउंड का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वो भी किसका प्रिंसिपल है, वो भी हमारा फिजिक्स का ही क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे जो है क्या है रिलेशन है फिजिक्स और बायोलॉजी में। इवन आई का सर्जरी जो होता है उसको भी फिजिक्स वालों ने ही बताया था कैसे सर्जरी होता है। इवन आई का जो स्टडी है वो पहले फिजिक्स में होता था, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, मैंने आपको पढ़ाया था आइस के बारे में। आइस जो है वो बायोलॉजी वाले पार्ट में नहीं देखना आप, वो किसमें, फिजिक्स में, आप कलरफुल वर्ल्ड करके, ठीक है, उसमें है। तो वो आइस वाला जो चैप्टर है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रीस बायोपिया, ये जितने भी चीजें ये हम लोग फिजिक्स में ही करते थे, उसका सॉल्यूशन भी, चश्मे का सॉल्यूशन भी हम लोग फिजिक्स में करते थे। लेकिन हमने बोला कि ये जो आइस है ये बॉडी का पार्ट है, तो चलो बायो वालों को बोल देते हैं कि ये स्टडी करें, क्योंकि फिजिक्स में ऐसे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं और हम लोग फिजिक्स को एज इजी एज पॉसिबल हम लोग उसको बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो जो है कहां चले गया, आज हम लोग स्टडी करते हैं, डॉक्टर्स लोग जो उसका स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला रिलेशन देखते हैं हम लोग फिजिक्स का, किसके साथ देखते हैं, एस्ट्रोनॉमी के साथ, ठीक है, फिजिक्स प्लस एस्ट्रोनॉमी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स ये दोनों कैसे रिलेट हो सकते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है, खगोल विज्ञान, खगोल हिंदी में बोलते हैं, खगोल मतलब प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करना, ठीक है, किसी भी प्लैनेट्स के बारे में जो यहाँ से बहुत दूर है, जैसे मून हो गया, अदर प्लैनेट्स हो गए, उनका स्टडी करना, उसका शेप कैसा, उसका साइज कैसा है, ये किस में आता है, एस्ट्रोनॉमी में आता है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करने के लिए हमको क्या चाहिए, जिस तरीके से छोटे चीज को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, उसी तरीके से बड़े चीज को देखने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, टेलीस्कोप चाहिए होता है, ठीक है, रेडियोस्कोप चाहिए होता है। और ये सब चीजें किसने बनाई थी, न्यूटन ने बनाई थी। सबसे पहली बार जो टेलीस्कोप किसने बनाया था, न्यूटन ने बनाया था, ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, यहां से दूर अदर प्लैनेट्स का जो है हम लोग स्टडी कर सकें, ठीक है। तो ये किसने बना के दिया, हमने फिजिक्स वालों ने ही दिया, तभी तो एस्ट्रोनॉमी इतना आगे डेवलप हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स का जो है रिलेशन हो गया, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसे बहुत सारे रिलेशन हैं जो कि फिजिक्स के बिना पॉसिबल नहीं है। जैसे कॉमर्स वाले अपने आप को क्या बोलते हैं, मतलब जिसमें कैलकुलेशन करते हैं, उन लोग जो है अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग करने के लिए कैलकुलेटर चाहिए, कैलकुलेटर किसने बना के दिया, मैथ्स वालों ने दिया, नहीं, फिजिक्स के प्रिंसिपल पर जो है कैलकुलेटर क्या करता है, वर्क करता है। तो उनका भी जो है हमने काम चला किसका, कॉमर्स वालों को हमने जो है उसका हेल्प किया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्या है, फिजिक्स का जो है क्या है, अदर ब्रांचेस के साथ जो है रिलेशन है। तो आप प्राउडली बोल सकते हो कि हाँ एक्चुअल में फिजिक्स जो है वो मेन है, ठीक है। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि अदर सब्जेक्ट जो है क्या है, बेकार है, उनको नहीं पढ़ना चाहिए, जो कि पहले के साइंटिस्ट बोलते थे, ठीक है। वो उस समय ऐसा ट्रेंड था कि फिजिक्स इज द ओनली वन मेन ब्रांच, ठीक है। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं बोल सकते हम, ठीक है। तो ये हो गया फिजिक्स का अदर ब्रांचेस के साथ रिलेशन जो है हमने डिस्कस कर लिया, जो कि हमारा पिछले वीडियो में जो है बच गया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि कुछ साइंटिस्ट के नाम जो है आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। यहाँ पर आपको टेबल भी दिया था मेरे ख्याल से, जैसे मैंने एशियन बोस का बोला था, एशियन बोस के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। एशियन बोस के अलावा माइकल फैराडे के बारे में पढ़ना है, आइजैक न्यूटन के बारे में पढ़ना है, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के बारे में पढ़ना है। ये जो ऑस्टेड है, इसको भी ये मैग्नेटिज्म का जो है बहुत बड़ा क्या है, मतलब फादर ऑफ मैग्नेटिज्म है, ठीक है। माइकल फैराडे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, शेल्डन ग्लासो, एप्सला, मिस्टर कार्लो, ये सब चीजें जो है आप लोग धीरे धीरे जो है पढ़ते जाओगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको, चलो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। ये आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, मैंने जितना चीजें आपको समझाई उसी को आप अच्छे से समझ लो। फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, हैंडल जो है उसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर
1। चलो अब हम लोग मूव करते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर 2 ये है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट्स क्या होते हैं और मेजरमेंट क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग मैं मेन बोलूं कि 11th का फिजिक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है होता है, तो ये है चैप्टर नंबर 2 से जो है ये स्टार्ट होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 क्या था, पूरा का पूरा ट्रेलर था, उसमें हम लोगों ने पूरा ओवरव्यू देखा था। सबसे पहले देखते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, मेजरमेंट मतलब आप समझ रहे होंगे कि किसी चीज का लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, मास, इन चीजों को जो है क्या करना, कंपेयर करना। ठीक है, बेसिकली मेजरमेंट का सिंपल मीनिंग होता है कंपैरिजन। ठीक है, मेजरमेंट का मीनिंग क्या होता है, कंपैरिजन। किससे कंपैरिजन, एक स्टैंडर्ड चीज जो होता है उससे कंपेयर करना क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, सो व्हाट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ अ ऑब्जेक्ट और अ थिंग विथ रिस्पेक्ट टू एन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड रहेगा, उसके कंपैरिजन में हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड जो भी रहेगा, जैसे अभी हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। तो मेजरमेंट का मीनिंग समझ में आ गया। मेजरमेंट क्या है, किसी भी चीज का स्टैंडर्ड चीज के साथ कंपेयर करना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमको जो है मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड मेजरमेंट। ठीक है, वाई वी नीड मेजरमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि हमको ऐसा क्या जरूरत पड़ गई किसी चीज को मेजर करने की। तो देखो, अगर मैं आपसे दो सवाल पूछूं, ठीक है, एक मैंने दो ऑब्जेक्ट रखा, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन दोनों को देखो, ए और बी को, और बताओ कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है। तो आप बोलोगे डेफिनेटली आपके जो ह्यूमन आई है वो एक क्या है, सेंस ऑर्गन है, और वो क्या करेगा, बता देगा कि बी वाला बड़ा है और ए वाला छोटा है। और अगर उसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर दूं मैं कि कितना बड़ा है और कितना छोटा है कोई, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, उसका आंसर जो है आप नहीं बता सकते कि बी कितना बड़ा है ए से या ए कितना छोटा है बी से। तो वहां पर हमको उन दोनों को अलग अलग को क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। फिर मेजर करने के बाद हम लोग बता पाएंगे कि ए कितना बड़ा है, ए कितना छोटा है और बी जो है कितना बड़ा है। तो समझ में आ गया, इस तरीके से जो है हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट की जो है हमको जरूरत पड़ी। ठीक है, उसके अलावा और कहाँ कहाँ जरूरत पड़ता है, तो जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं सब्जी खरीदने, तो ये सब्जी कितना भारी है उसको मेजरमेंट करना पड़ता है हमको, ताकि हम लोग क्या कर सके, उस हिसाब से मार्केट में जो है अपने फैमिली के लिए, अपने लिए सब्जी खरीद सके। ठीक है, तो वहां भी हमको जो है मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ती है। 1 किलो टमाटर लाना है कि 2 किलो लाना है कि क्या करना है, वहां पर जो है हमको मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है समझ में आ गया। ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके कि कौन कितना बड़ा है और कौन कितना छोटा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो एक चीज आया है इंट्रोडक्शन में ही, पहले वाले पार्ट में ही क्या दिख रहा है, देखो इंट्रोडक्शन में आपको दिख रहा है, इंट्रोडक्शन में ही है, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक। वही चीज है कि मेजरमेंट क्या कहलाता है, किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट क्या कहलाता है, कंपैरिजन कहलाता है। किसके साथ कंपैरिजन कहलाता है, विद सर्टेन बेसिक, कुछ स्टैंडर्ड जो रहेंगे उसके साथ क्या होते हैं, हम लोग को उसको कंपैरिजन करना पड़ता है। आर्बिट्रेरी चूजन, जिसको हम लोग आर्बिट्रेरीली क्या करते हैं, उसको चूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड आया है फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, सो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो दुनिया में हम लोग जितनी भी चीजें देखते हैं उन सब चीजों की क्या होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, सबकी होती है। ठीक है, चाहे वो बायोटिक हो चाहे एबायोटिक हो, सबका एक क्या होता है, यूनिक जो है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जो है गॉड ने जो है दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मैं अगर आपके सामने एक ये लाइन ड्रॉ कर दूं और एक लाइन ये ड्रॉ कर दूं, और अगर मैं पूछूं कि इन दोनों लाइनों में क्या चीज कॉमन है या क्या चीज है जो कि दोनों में हम लोग मेजर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो आप बोलोगे लेंथ को मेजर करते हैं। तो लेंथ क्या है, इस रॉड की कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं, तो लेंथ क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, उसके बाद जब आप मार्केट जाते हो, एक बड़ा सब्जी पकड़ते हो इतना बड़ा, एक छोटा सब्जी पकड़ते हो। ठीक है, तो इसको क्या करते हो, अपने हाथ में रख कर देखते हो कि ये क्या है, कितना भारी है। तो इसका भारी होना, इसका मास कितना है, ये होना क्या कहलाता है हमारा, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है,
हमारे पास दो बर्तन में मान लो पानी है, एक बर्तन ये है, दूसरा बर्तन ये है, इसमें पानी है, गर्म पानी है, इसमें ठंडा पानी है, ठीक है। तो इस पानी को जब छुओगे तो आपका हाथ गर्म लगेगा, इस पानी को छुओगे तो आपका हाथ क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। तो एक का गर्म लगना, दूसरे का ठंडा लगना क्या है, इस पानी की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर जो है हॉटनेस या कोल्डनेस भी क्या है, एक तरीके की कैरेक्टरिस्टिक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं ये क्या होती हैं जिनका हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। और परफेक्टली अगर मैं डिफाइन करूं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। किसका कैरेक्टरिस्टिक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी चीज का क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, और जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सब्जेक्ट ऑफ अ ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस विच कैन बी मेजर्ड। एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। वैसे तो कैरेक्टरिस्टिक दुनिया में बहुत सारी होती हैं, ठीक है। बहुत सारी कैसे होती हैं, जैसे मैं बोलूंगा कि आज मेरी मम्मी ने जो है बहुत अच्छा खाना बनाया, जिसको खाकर मैं तृप्त हो गया, इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था कि नहीं बता सकता। तो ये जो खाना बना था वो टेस्टी है, वो उस खाने की कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन कितना टेस्टी है, 1 लीटर टेस्टी है, आधा लीटर टेस्टी है, 1 मीटर टेस्टी है, कि कितना है, ये वो टेस्टीनेस जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक तो है, लेकिन उसको हम लोग नाप नहीं सकते। तो वो क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी, बट वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसको हम लोग नहीं नाप सकते। मान लो दो पेंटर्स हैं, एक जो है ए है और दूसरा बी है। बी जो है क्या करता है, बहुत अच्छा पेंटिंग बनाता है, और ए जो है थोड़ा सा कम अच्छा पेंटिंग बनाता है। तो अब अगर मैं पेंटिंग बनाना, इन दोनों की क्या है, खासियत है, तो मैं यहाँ पर क्या बोला कि बी जो है बहुत अच्छा पेंटिंग बनाता है, और ए जो है पेंटिंग जो है उसके कंपैरिजन में कम अच्छा बनाता है। तो ये कितना अच्छा बनाता है, 2 किलो अच्छा बनाता है क्या, कि 5 किलो अच्छा बनाता है, कि 1 मीटर अच्छा बनाता है। तो पेंटिंग करना भले ही इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन हम लोग उन दोनों को क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते कि ये कितना अच्छा पेंटिंग बना रहा है, ये कितना खराब पेंटिंग बना रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ाने आया और मैं बोला कि मैं आप लोगों को बहुत दिन बाद देखा और आप लोगों को देखकर जो है मैं खुश हो गया। तो खुश होना मेरी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन मैं तुम लोगों को देखकर कितना खुश हुआ बता सकते हो क्या, कि मैं 2 किलो खुश हुआ, या 3 किलो खुश, या आधा लीटर खुश हुआ, या 10 डिग्री खुश हुआ, ठीक है। तो हैप्पीनेस जो है ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन उसको मेजर नहीं कर सकते। समझ में आ गया। तो फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में किसको बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज उनको बोलते हैं जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी मेजर्ड। वो कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटीज जो है कहलाती है। चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग इसमें और स्टडी करते गए और देखते गए कि वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और साथ ही साथ फिजिकल क्वांटिटी को एक और प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, और वो क्या है, वो कुछ फिजिक्स के रूल्स को जो है क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। फिजिक्स में बहुत सारे रूल्स हैं, बर्नौलीज रूल है, न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन, सेकंड लॉ, इस तरीके से बहुत सारे रूल्स हैं कि नहीं। तो उस क्वांटिटी, उस कैरेक्टरिस्टिक को क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ फिजिक्स के लॉ को जो है क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है एक एक करके हमने देखना चालू किया। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट गए, और मार्केट गए तो हमने देखा कि मार्केट में जब भी हम कोई सब्जी खरीदते हैं तो वो कितना हैवी है उसको देखते हैं, उसके उसके भार को देखते हैं, उसके वेट को देखते हैं। तो एक कैरेक्टरिस्टिक हमको क्या मिला, मास। मास एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ये कितना भारी है, ये कितना हल्का है, ठीक है। तो मास एक कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद हमने देखा कि किसी भी चीज का जो है रॉड का हम लोग लेंथ नापते हैं या कंपैरिजन करते हैं, तो हम लोग देखा कि किसी रॉड की, किसी पोल की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका लेंथ का होना उसकी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हमको फिजिक्स में कौन सा मिली, लेंथ मिली, ठीक है। फिर तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हमने पानी को टच किया तो पता चला कौन कितना ठंडा है, कौन कितना गर्म है। तो तीसरी क्वांटिटी हमको क्या मिली, टेम्परेचर मिली, ठीक है। टेम्परेचर तीसरी क्वांटिटी। फिर चौथी क्वांटिटी क्या हुई, कि जैसे आप लोग बोलते हो कि पहला पीरियड जो है साइंस का है, दूसरा पीरियड जो है मैथ्स का है, तो पहला पीरियड जो है इतने टाइम का होगा, इतने टाइम बाद बेल बज जाएगा, कितने टाइम बाद बजेगा। तो यहाँ पर एक एक कैरेक्टरिस्टिक आया कि नहीं, कि कितने टाइम बाद,
कितने समय बीतने के बाद। तो टाइम भी क्या है, एक तरीके का जो है कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि हमको बताता है कि कितने कितने समय में या कितने इंटरवल में क्या चीज होने वाला है। ठीक है, तो मास हो गया, लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया। उसके बाद एक और क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को भी हम लोग नाप सकते हैं, किसी वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ये पांचवा हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फिर सिक्स्थ है हमारा इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और उसके बाद अगला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हमको नेचर में मिली जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, और सातों के सातों क्या करते हैं, फिजिक्स के रूल्स को जो है क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है फिजिकल क्वांटिटीज। वापिस से एक और बार रिवाइज करते हैं। मेजरमेंट क्या होता है, किसी भी चीज का जो है कंपैरिजन करना। किसके साथ कंपैरिजन करना, एक स्टैंडर्ड चीज के साथ। कोई एक स्टैंडर्ड चीज रहेगी, उसी के साथ कंपैरिजन करना क्या कहलाता है, हमारा मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, अब मेजरमेंट हम लोग करते किसका है, तो मेजरमेंट करते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज का। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज आर कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी मेजर्ड एंड फॉलो द लॉज ऑफ फिजिक्स। समझ में आ गया। फिजिकल क्वांटिटी एक तरीके की कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो फिजिक्स के रूल्स को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, जैसे मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि पूछो मत। ठीक है, कितना प्यार करते हो, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, आधा लीटर, 200 ग्राम, या 200 डिग्री सेल्सियस, या 300 डिग्री सेल्सियस, या आधा सेकेंड, या 2 सेकेंड। तो ये लव करने की एक कैरेक्टरिस्टिक तो है, लेकिन वो क्वांटिटी नहीं है। समझ में आ गया। इसको नाप नहीं सकते, नंबर्स के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो आई होप अब आपको मेजरमेंट समझ में आ गया होगा, फिजिकल क्वांटिटी क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा, और नेचर में कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज मिलती हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब इसके बाद जो है फिजिकल क्वांटिटीज ये तो 7 बनी, लेकिन इसके बाद भी और भी चीजें हमको मिलती गई। ठीक है, और भी चीजें हमको कैसे मिलती गई, जैसे मान लो आपको अपने क्लासरूम का जो है क्या करना है, आपको अपने क्लासरूम क्या करना है, मेजर करना है कि आपका क्लासरूम कितना फैला हुआ है। ठीक है, तो आप अपने क्लासरूम को मेजर करने के लिए क्या करते हो, आप उसका एरिया निकालते हो। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है कि कोई चीज कितनी फैली हुई है 2 डायमेंशन में, है कि नहीं। तो एरिया को भी क्या होना चाहिए, एक फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है, एरिया जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो आप बोलोगे सर आपने तो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ 7 लिखी है और एरिया भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और अगर एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है तो वॉल्यूम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये सब कहाँ है। ठीक है, तो देखो मैंने पहला चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि फिजिक्स में हमारे 2 थ्रस्ट एरिया होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक होता है यूनिफिकेशन और दूसरा क्या होता है, रिडक्शन। यूनिफिकेशन मतलब हम हर चीज को, नेचर में होने वाले हर चीज को कम से कम फॉर्मूला में, कम से कम रूल में समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी तो है, लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो एरिया बेसिकली है क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ भी एक तरीके से क्या है, लेंथ ही तो है। जैसे बोलूंगा मैं ये 10 मीटर है और ये 5 मीटर है, तो ये दोनों लेंथ ही तो हैं। तो जब साइंटिस्ट लोगों के सामने क्वेश्चन आया कि एरिया को जो है फिजिकल क्वांटिटी में आपने क्यों नहीं रखा, तो उन्होंने बोला कि एरिया जो है ये लेंथ और ब्रेड्थ है, और एक्चुअल में ये दोनों लेंथ ही है। तो अगर 2 बार लेंथ को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। और लेंथ तो हमने यहाँ पर देखो दूसरे नंबर पे डाल के रखा हुआ है, तो 2 बार लेंथ आया है, तो इसके लिए इसको यहाँ पर और क्यों डालें, हम लोग अपना नंबर्स क्यों बढ़ाएं। हम जब साथ ही में पढ़ के खुश हैं तो 8 9 10 11 और रूल्स या और क्वांटिटीज क्यों पढ़ते जाएं। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन ये उठा, तो क्या इसको हम लोग क्वांटिटी बोलना छोड़ देंगे। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि देखो भैया हम इसको क्वांटिटीज बोलना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसको हम लोग इन 7 के कैटेगरीज में जो है नहीं लाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वांटिटीज को जो है 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, एक है फंडामेंटल क्वांटिटी,
ठीक है, एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, लिख लेना स्पेलिंग पूरा सही सही। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? तो ये जो अभी हमने 7 चीजें डिस्कस की ना, ये मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन सातों को एक ग्रुप में रखा गया है और उस ग्रुप का नाम है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्यों बोला गया? देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो जितने भी जो क्वांटिटीज हैं इसको आप किसी दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। जैसे मास को आप लेंथ के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। जैसे आप मार्केट गए, आप वहां पर बोला, आपने बोला कि भैया 2 लीटर सब्जी देना या 2 किलोमीटर सब्जी देना। ठीक है, तो ये कहीं से भी जो है मतलब प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी ये जो है सही नहीं लग रहा है। आप मार्केट में जाकर क्या बोलोगे, 2 मीटर मेरे को सब्जी दो, तो 2 मीटर क्या सब्जी देगा? टमाटर को देगा कि मिर्ची को देगा? ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या बना कर रखा है? मास बना कर रखा है कि जब आप सब्जी खरीदोगे तो किसमें मांगोगे? मास के टर्म्स में, आधा केजी, पौन केजी, 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी। ठीक है, तो यहां पर आप मास को लेंथ के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ना ही लेंथ को आप मास के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे मैं बोलूंगा कि मेरा हाइट जो है 3 डिग्री सेल्सियस है, ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो हम लोग टेम्परेचर को और लेंथ को भी एक दूसरे के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इन सातों की सातों ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसको हम लोग एक दूसरे के फॉर्म में कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये अपने आप में यूनिक हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोला गया? फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला गया। ठीक है, अब दूसरा चीज देखो, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? तो डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव करते हैं। जैसे एरिया, एरिया क्या है? एक क्वांटिटी तो है लेकिन वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ ऑलरेडी आ चुका है और एरिया में क्या होता है? 2 बार लेंथ मल्टीप्लाई ही तो होता है। ठीक है, तो ये क्या है? एरिया जो है एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसको हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के लेंथ वाले दूसरी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उसको हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो एरिया क्या है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। उसी तरीके से वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और एक्चुअल में देखा जाए तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या है? लेंथ ही तो है। ठीक है, तो जब हम लोग लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा वॉल्यूम बन जाता है। ठीक है, 2 बार करने से एरिया, 3 बार करने से वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, वो क्या है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्योंकि हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के दूसरा वाला जो था उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया? ये वॉल्यूम बन गया। उसी तरीके से डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के लिए देखो ऑलरेडी हमने क्या बनाया है? केजी तो हमने बना दिया है, तो डेंसिटी के फॉर्मूले में क्या आ गया? केजी। ठीक है, और वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब 3 बार लीटर, मतलब लेंथ, तो लेंथ की घात 3। ठीक है, लेंथ की पावर 3। तो हम लोग डेंसिटी को जो है एक क्वांटिटी तो मानेंगे लेकिन उसको फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मानेंगे, उसको क्या मानेंगे? उसको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी जो है मानेंगे। समझ में आ गया होगा अब आपको कि फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो एक दूसरे में आपस में कन्वर्टेबल नहीं होती हैं, जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही हम लोग क्या करते हैं? निकाल कर लेकर आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये? तो ये क्वांटिटीज जो है 2 टाइप की हो गई। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्वांटिटीज के बाद थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यूनिट के बारे में कि यूनिट क्या होता है। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूंगा कि मेरे पास जो है इतना भारी चीज है। ठीक है, अब कितना भारी चीज है उसको एक्सप्रेस करने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। एक तो नंबर के टर्म्स में, क्वांटिटी के टर्म्स में 1 2 3 4 5, और दूसरा उसके साथ उसका कुछ सफिक्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा कि मेरे पास 5 भारी सब्जी है, तो 5 भारी क्या? कुछ हमारे पास होना चाहिए, कुछ मिसिंग होना चाहिए। जैसे आप अपना नाम बताते हो कि माय नेम इज दिस, तो जिस तरीके से सरनेम के बिना आपका नाम अधूरा लगता है, उसी तरीके से यूनिट के बिना क्या होता है? किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी या डिराइव्ड क्वांटिटी क्या रहती है? अधूरी रहती है। तो अब यूनिट क्या होता है? तो यूनिट क्या होता है? यूनिट इज द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी विद इटसेल्फ। मतलब अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि जो है क्या होता है यूनिट, तो यूनिट इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी। एक और बार, यूनिट इज द
स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी। जैसे अगर मैं मास के लिए क्या बनाना चाहता हूं, एक यूनिट बनाना चाहता हूं, ठीक है। तो मास के लिए जब मैं एक यूनिट बनाना चाहूंगा तो मैं कुछ मास को लूंगा और उसको बोलूंगा कि ये आज से स्टैंडर्ड है। जैसे मैंने इतना बड़ा पत्थर लिया और मैंने दुनिया वालों को बोल दिया कि ये मास के लिए आज से क्या है, स्टैंडर्ड है, और इसको हम लोग बोलेंगे आज से 1 केजी। ठीक है, तो ये जो केजी जो आया ना, यही केजी क्या है, ये है मास का यूनिट, और ये क्या है, एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, सो यूनिट क्या है समझ में आ गया। एक कंपैरिजन है किसका, स्टैंडर्ड है, और किसके साथ कंपैरिजन करके निकाला हमने, उसी क्वांटिटी के साथ हमने कंपैरिजन करके निकाला। अब मैं लिखता हूं कि मेरे पास जो सब्जी है उस सब्जी का वेट 5 केजी है। तो यहाँ 5 केजी है, इसका मतलब क्या है, मास का स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड कंपैरिजन क्या है, 1 केजी। तो ऐसे मेरे पास कितने केजी है, 5 केजी, 1 केजी, 1 केजी, 1 केजी, 1 केजी, 1 केजी, 5 केजी। मतलब 5 बार मैंने इससे क्या किया, इसका कंपैरिजन किया। मतलब मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट है उससे 5 गुना ये क्या है, ज्यादा भारी है। समझ में आ गया। उसी तरीके से जब मैं लेंथ को मेजर करूंगा तो लेंथ के लिए भी मेरे पास एक यूनिट होना चाहिए, तो मैंने उसके लिए एक यूनिट बना दिया मीटर। अब मैं लेंथ को जब भी बोलूंगा 10 मीटर, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि 10 इज अ क्वांटिटी एंड ए मीटर इज द क्या है, यूनिट। समझ में आ गया। तो इससे हमको क्या लगती है, फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट लगती है। नहीं तो मैं 10, मेरे पास लेंथ है 10, 10 क्या, ठीक है, कुछ तो होना चाहिए ना ताकि हमको आइडिया लग सके। तो उसी आइडिया को पूरा करने के लिए हमने यूनिट बनाया। ठीक है, समझ में आ गया यूनिट का कंसेप्ट क्या है। ठीक, चलो आपको जब नोट्स मिलेगा ना उसमें आपको प्रॉपर डेफिनेशन भी मिला रहेगा कि यूनिट जो है क्या होता है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से जो है हमने क्या किया, सबका यूनिट बनाना स्टार्ट किया। तो चलो देखते हैं किसके किसका यूनिट जो है क्या क्या। चलो, तो पहले डिस्कस कर लिया था हमने, मास के लिए हमने यूनिट क्या बनाया, मास के लिए हमने बनाया केजी, लेंथ के लिए हमने बनाया मीटर, टेम्परेचर के लिए हमने बनाया केल्विन, टाइम के लिए हमने बनाया सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमने बनाया एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हमने बनाया कैंडला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमने क्या बनाया, मोल। ठीक है, आगे टेंशन मत लो, इन सब का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे कि जो हमने स्टैंडर्ड जो बनाया ना, केजी, मीटर, केल्विन, सेकेंड, एम्पियर, 1 केजी किसको बोलते हैं, 1 मीटर किसको बोलते हैं, 1 केल्विन किसको बोलते हैं। तो समझ में आ गया यूनिट क्या है। यूनिट वापिस से एक और बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यूनिट क्या है, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, ताकि हम लोग कंपैरिजन कर सकें करके एक एक हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी का हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बना लेते हैं। जैसे मास का केजी, लेंथ का मीटर। तो अब मैं आपको बोलूंगा कि एक कंटेनर में जो है पानी है, ठीक है। अब आपको 2 चीज पहचाननी होगी। जब मैं ऐसा एक्सप्रेस करूंगा, कोई चीज बोलूंगा, तो उसमें आपको 2 चीजें पहचाननी होगी। पहला तो क्वांटिटी पहचानना होगा और दूसरा उसका यूनिट पहचानना होगा। जैसे मैं बोलता हूं कि ये जो बर्तन है इसमें पानी रखा हुआ है, और ये जो पानी है इसका टेम्परेचर है 70 डिग्री या 70 केल्विन या 270 केल्विन। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो इसमें कौन सा यूनिट है और कौन सी क्वांटिटी है ये आपको पहचाननी पड़ेगी। तो 270 जो है क्या है, ये एक क्वांटिटी है, और केल्विन जो है उसका क्या है, यूनिट है। केल्विन किसका यूनिट है, टेम्परेचर का, है कि नहीं। तो 1 केल्विन से ये जो पानी है ये 270 गुना ज्यादा भारी है। जैसे मैं बोलूंगा कि मेरे पास एक पत्थर है, इस पत्थर का जो वेट है ये है 8 केजी। तो इसमें 8 क्या है, क्वांटिटी है, और केजी क्या है, यूनिट है। जैसे यहां से इस ए सिटी से बी सिटी की जो डिस्टेंस है वो है 35 किलोमीटर, लेंथ इज 35 किलोमीटर। तो 35 ये क्या है, क्वांटिटी है, और ये जो मीटर है वो क्या है, यूनिट है, और 35 क्या है, लेंथ है। तो 35 लेंथ इज अ क्वांटिटी, और यहाँ क्या था, 270 टेम्परेचर था, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्वांटिटी होगा। समझ में आ गया। जैसे मैं बोलूंगा कि एक रॉड है, इसमें करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर, तो ये जो मैंने करंट 2 बोला, इलेक्ट्रिक करंट 2, ये क्वांटिटी है, और एम्पियर उसका क्या है, यूनिट है। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो आप मैसेज करके मेरे से
पूछ सकते हो, ठीक है, कि सर ये डेफिनेशन जो है मेरे को थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, मैं इंडिविजुअली उसको कॉल करके या मैसेज में जो है समझा दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गए यूनिट्स हो गए और क्वांटिटीज हो गई। अब हमारे सामने जो है कुछ और क्वेश्चंस या कुछ और क्या हो गए, सिचुएशन जो है अराइज हो गए। कैसे सिचुएशन अराइज हुए, जैसे मान लो हमारे पास एक ऐसा लाइन है, ठीक है, और मैंने इसके ऊपर में जो है एक और लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक लाइन मैंने ओ ड्रॉ किया और ये ए है और ये ओ बी है, ठीक है। अब ये जो ओ ए है और ये जो ओ बी है, इसके बीच में ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है, इनका इंक्लिनेशन है। अब इस इंक्लिनेशन को हम लोग किससे डिफाइन करें, जैसे एरिया था, एरिया को हमने लेंथ इनटू लेंथ लिख दिया तो उसको डायरेक्ट क्वांटिटी बोल दिया, वॉल्यूम को लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट बोल दिया तो उसको डायरेक्ट क्वांटिटी बोल दिया, क्योंकि उसको उस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे। डेंसिटी को हमने मास अपॉन वॉल्यूम बोल दिया, उसको उस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे। ये जो इंक्लिनेशन है इसको हम किससे एक्सप्रेस करेंगे, क्या मीटर से करेंगे, क्या केजी से करेंगे, क्या टेम्परेचर से करेंगे, क्या इलेक्ट्रिक करंट से करेंगे, नहीं। तो जब भी फिजिक्स में साइंटिस्ट फंसते हैं, उनका जवाब नहीं होता है, तो फंडामेंटल फोर्सेस में क्या किए थे, पहले 2 फोर्स बनाकर नाच रहे थे, लेकिन जब न्यूक्लियस के बारे में पता चला तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या कर दिया, 2 और फोर्स का नाम जोड़ दिए। तो उसी तरीके से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमको पहले से पता थी, उनके कई सालों बाद जो है हमको कुछ और क्वांटिटीज पता लगी। उसमें से एक है ये इस प्लेन पर बना हुआ 2 लाइन के बीच का इंक्लिनेशन। तो ये प्लेन पर बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया हमने, इस क्वांटिटी का नाम हमने क्या रखा, प्लेन एंगल रखा। क्वांटिटी का नाम क्या रखा, प्लेन एंगल, क्योंकि ये एक प्लेन पर बना है, 2D पर बना है। तो ये हो गया उसका क्वांटिटी, और इसके लिए यूनिट क्या रखा हमने, इसके लिए हमने यूनिट रख दिया एंगल, एंगल बोलते हैं इसको, और इसके लिए यूनिट क्या रखा हमने, डिग्री रखा। जैसे बोलते हैं ना 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो इस तरीके से जो है हमने क्या किया, उसके लिए जो है यूनिट हमने साथ में लगा दिया डिग्री। समझ में आ गया आपको। तो ये था हमारा एंगल, समझ में आ गया। और एंगल का अगर हम लोग अभी सिस्टम पढ़ेंगे बहुत सारे, तो अभी समझ लो कि प्लेन एंगल को हम लोग किससे नापते हैं, इसको हम लोग नापते हैं रेडियन से। इसका यूनिट क्या है, रेडियन। वैसे आप मैथ्स में अलग अलग यूनिट्स पढ़ोगे, कहीं पर डिग्री, कहीं पर रेडियन, कहीं पर जो है ग्रेड करके 11th में ही पढ़ोगे, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा भी। तो समझ में आ गया। तो ये क्या है, एक 5 क्या बोलते हैं 7 तो हमारे पास फंडामेंटल थी, उसके बाद पहला चीज हमको और पता चला जिसका नाम है प्लेन एंगल। इसके बाद एक और इस तरीके का चीज मिला जिसको हम लोग दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, ना तो फंडामेंटल के फॉर्म में, ना ही हम लोग उसको डिराइव्ड के फॉर्म में। जैसे आइसक्रीम खाने जब आप जाते हो ना इस तरीके से, तो उसका जो कोन होता है, इस कोन का जो एंगल है, इंक्लिनेशन है, जहां पर सब आकर मिलते हैं, इसको हम लोग किससे मेजर करेंगे। तो पहले बोला गया कि इस एंगल से ही मेजर कर लेते हैं, रेडियन से ही मेजर कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, ये तो प्लेन है, ये 2D है और ये 3D है। तो 2D के यूनिट को हम लोग 3D में कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग चना मुर्रा खाने जाते हैं, तो चना मुर्रा वाला चना जिसमें डालता है उसको क्या करता है, ऐसे गोल गोल घुमाता है ना, तो वो गोल गोल घुमाता है, वही क्या है, वो कहलाता है सॉलिड एंगल। उस क्वांटिटी का नाम हमने क्या रखा, सॉलिड एंगल जो है हमने उस क्वांटिटी का नाम रखा। समझ में आ गया। तो अब 2 नई क्वांटिटीज हमको मिल गई, एक 2D में जो इंक्लिनेशन मिला उसको प्लेन एंगल बोल दिया, और 3D में जो एंगल मिला उसको हमने क्या बोल दिया, सॉलिड एंगल बोल दिया, ठीक है। अब इसको मेजर हम लोग किससे करते हैं, तो इसको हम लोग मेजर करते हैं, देखो स्टेरेडियन से। ऊपर वाले को किससे करते हैं, रेडियन से, और नीचे वाले को किससे करते हैं, स्टेरेडियन से। अब एक स्टेरेडियन क्या होता है, एक एंगल क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया। तो 2 और नई फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है जोड़ दी गई, लेकिन वो 7 तो पहले ही लिखा गया था कॉपी में, तो इन दोनों के लिए जगह नहीं था, तो इन दोनों को जो है हमने क्या कर दिया, सब्सिडियरी यूनिट जो है हमने बोला। सब्सिडियरी यूनिट क्यों बोला, जैसे आप एग्जाम में पहले मेन एग्जाम में अगर फेल हो जाते हो तो आप दूसरा एग्जाम देते हो, उसको क्या बोलते हो, सप्लीमेंट्री बोलते हो ना, सब्सिडियरी बोलते हो। तो उसी का सब्सिडियरी या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है हम लोग इसको बोलते हैं। तो नाम याद रखना, या तो सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलना, या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलना, या सब्सिडियरी क्वांटिटीज बोलना, ठीक है। तो ज्यादा जो भी आपको इजी लगे, अगर आपको लग रहा है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो ज्यादा बोलना इजी है, तो बोलना कि दीज 2 आर क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। समझ में आ गया ये क्वांटिटीज, ठीक है। अब इन क्वांटिटीज को जो है क्या किया गया,
हर कंट्री वाले जो है अपने अपने हिसाब से जो है अलग अलग जो है क्या करने लगे, इनका मेजरमेंट जो है करने लगे। ठीक है, जैसे ये क्वांटिटीज पता चल गई, तो जैसे ब्रिटेन वाले, वैसे भी ब्रिटेन वाले सबसे पहले होशियार बनते हैं। तो ब्रिटेन वाले जो है क्या किए, इन्होंने जो है मास का मेजरमेंट किससे किया, मास का मेजरमेंट किया इन्होंने पाउंड से। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा मेजरमेंट के सिस्टम देखते हैं, ऊपर बुक में देखते हैं, फिर तब समझ में आएगा। ये देखो मेजरमेंट के हमारे पास क्या हुए, अलग अलग जो है सिस्टम बने। जैसे सबसे पहले सिस्टम जो है मेजरमेंट को करने के लिए जो है किसने बनाया, इसको बनाया ब्रिटेन वालों ने। ठीक है, ब्रिटेन वालों ने क्या किया, हम लोग मास, इन लोग जो है क्या किए, सबसे पहले मास को नापेंगे, बोले किससे, पाउंड से। क्यों पाउंड से, पाउंड वर्ड क्यों आया, उस समय जो है क्या था, इंग्लैंड के लोग जो है क्या करते थे, जैसे हम लोग के यहाँ चावल खाते हैं उस तरीके से वहां के लोग क्या करते थे, ब्रेड बनाते थे, केक्स बनाते थे। तो उन केक्स का वेट जितना होता था उसको उन लोग क्या बोलते थे, पाउंड बोलते थे। ठीक है, फिर लेंथ के मेजरमेंट करने के लिए इन्होंने डिसाइड किया, ये सबसे पहले की बात है ना, ये केजी वेजी बाद में डिसाइड हुआ ना, ये केजी मीटर ये सब बाद में डिसाइड हुआ, पहले ये चलता था। ठीक है, लेंथ को कैसे नापेंगे बोले, तो इन्होंने बोला कि हम लोग लेंथ को जो है फुट से नापेंगे। ठीक है, उसके बाद टाइम को किससे नापोगे, तो इन्होंने बोला हम लोग टाइम को जो है सेकंड से नापेंगे। तो ये किसका सिस्टम था, ये ब्रिटेन का सिस्टम था। तो ब्रिटेन में लेंथ को किससे नापते थे, फुट से, मास को कितने नापते थे, किससे नापते थे, पाउंड से, और टाइम को किससे नापते थे, सेकंड से। तो उन लोग इस सिस्टम को क्या बोलते थे, एफपीएस सिस्टम बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे, एफपीएस सिस्टम जो है ये बोलते थे। समझ में आ गया। उसके बाद जब ब्रिटेन वालों ने क्या किया, अपना सिस्टम बना लिया, तो फ्रांस वाले जो है पीछे नहीं रहने वाले थे। ठीक है, जो फ्रेंच जो थे वो क्या थे, ऐसे ही फ्रांस और इसमें जो जमता नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, फ्रांस वालों ने, पुर्तगालीज ने जो है अपना एक अलग जो है यूनिट बना लिया। ठीक है, अपना अलग सेपरेट यूनिट बनाया। इन्होंने बोला कि हम लोग लेंथ को किससे नापेंगे, सेंटीमीटर से नापेंगे, मास को किससे नापेंगे, ग्राम से नापेंगे। ठीक है, उसके बाद टाइम को किससे नापेंगे, सेकंड से नापेंगे। तो इन्होंने अपना नया सिस्टम बना दिया, सीजीएस। सीजीएस कहाँ का था, फ्रांस का सिस्टम था। ठीक है, लेकिन बाद में इनको रियलाइज हुआ कि लेंथ को मेजर करने के लिए जो है ये क्या है, बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं। ठीक है, बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं। तो इन्होंने इसी को एक्सपांड करके, अपडेट करके बड़ा बना दिया, और बाद में बोला कि लेंथ को हम लोग किससे नापेंगे, मीटर से नापेंगे। उसके बाद जो है मास को किससे नापेंगे, केजी से नापेंगे, और टाइम को किससे नापेंगे, सेकंड से नापेंगे। तो सीजीएस का ही बड़ा भाई क्या बन गया, एमकेएस जो है बन गया। तो सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम, ये जो है पहले क्या होते थे, चलते थे। समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि जब एक कंट्री का आदमी दूसरे कंट्री घूमने जाएगा, और जैसे मान लो ब्रिटेन का एक आदमी जो है फ्रांस घूमने गया, तो ब्रिटेन में जो है मास के लिए कौन सा सिस्टम यूज हो रहा है, पाउंड, और फ्रांस में कौन सा हो रहा है, ग्राम। जब ब्रिटेन वाला एक आदमी फ्रांस घूमने जाएगा और बोलेगा गिव मी 1 पाउंड केक, तो क्या फ्रांस वाला समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसने बचपन से क्या पढ़ा है, मास को किससे नापना है, ग्राम से। तो वो 10 ग्राम 20 ग्राम को समझता है, पाउंड को तो नहीं समझेगा। ठीक है, तो ऐसे ये आदमी तो भूखा मर जाएगा, इसको नहीं आ पाएगा कितना मांगना है करके, क्योंकि नहीं समझ पा रहे सामने वाला। ठीक है, इस तरीके से लेंथ को इन लोग फुट से नापते हैं। ये गया एक कपड़े की दुकान में और बोला कि मेरे को जो है धोती खरीदना है, मेरे को 8 फुट धोती दो। ठीक है, तो ये तो सेंटीमीटर में नापता है, ये तो फुट में नापता है, तो ये फुट बोलेगा मेरे को 8 फुट दो करके, तो नहीं समझ पाएगा, तो ये नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया जिस तरीके से हमारे यहाँ लैंग्वेज का है। जैसे हम लोग इंडिया में क्या बोलते हैं, मोस्टली जो है हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं। अब देखो अगर एक इंडिया का आदमी चाइना घूमने जाना चाहता है, और चाइना का जो लैंग्वेज वो है चाइनीज है, मैड्रिड है। ठीक है, अगर उसको वो जाना चाहता है तो सबसे पहले वहां का लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर जापान जाना चाहता है तो जापानीज सीखना पड़ेगा, क्योंकि क्या हुआ, लैंग्वेज तो वहां जापानीज चलती है। तो एक आदमी जो जापान अपना समर वेकेशन बिताना चाहता है, वो समर वेकेशन बिताएगा कि 6 महीने पहले इंग्लिश मतलब वहां का जापानीज लैंग्वेज सीखेगा। तो 6 महीने जापानीज लैंग्वेज सीखेगा तो उसका तो टूर ऐसे ही निकल गया, उसका समर वेकेशन, विंटर वेकेशन ऐसे ही निकल गया। तो जिस तरीके से हर एक कंट्री में अपना अपना नेशनल लैंग्वेज है,
और हर एक दुनिया में जितनी कंट्रीज है 203 कंट्रीज हैं, उन 203 कंट्रीज में जो है अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो ये लैंग्वेजेस क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट की। तो जिस तरीके से लैंग्वेज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बना दिया, एक ग्लोबल लेवल पर जो है हमने एक लैंग्वेज बनाया, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं कि नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज। तो जिस तरीके से अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप लगभग दुनिया के हर कंट्री में जो है जाकर जो है घूमकर आ सकते हो, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, इंग्लिश जो है थोड़ा बहुत क्या करते हैं, सब समझ जाते हैं, और अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो और अच्छे से इंग्लिश क्या कर सकता है, समझ सकता है। तो लैंग्वेज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंग्लिश आ गया। उसी तरीके से इन मेजरमेंट के सिस्टम के प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हमने एक नया सिस्टम बनाया, और जिसको हम लोग बोलते हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इसका ओरिजिनल में नाम था, पहले जो नाम था वो था सिस्टम डी इंटरनेशनल। इसका ओरिजिनल नाम क्या है, सिस्टम डी इंटरनेशनल। इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या बनता है, एसआई यूनिट बनता है। समझ में आ गया, सिस्टम डी इंटरनेशनल। तो इंग्लिश लैंग्वेज जैसे लैंग्वेज बैरियर को खत्म किया, उसी तरीके से जब एक कंट्री का दूसरे कंट्री से ट्रेड होता है, या एक कंट्री का आदमी दूसरे कंट्री घूमने जाता है, तो उसको मास के टर्म्स में, लेंथ के टर्म्स में प्रॉब्लम ना हो करके हमने एक इंटरनेशनल लेवल पर सारे साइंटिस्ट ने मिलकर एक नया सिस्टम बनाया, जिसको बोलते हैं सिस्टम डी इंटरनेशनल। शॉर्ट फॉर्म है इसका एसआई। समझ में आ गया ये, ठीक है। अब एसआई से यहां तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, हमारा एक और प्रॉब्लम इंक्रीज हो गया। अब वो प्रॉब्लम क्या था कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रैक्टिकली जब दुकान जाते हैं, तो हम लोग अपने हिसाब से बात करते हैं कि जैसे भैया आधा लीटर दूध दे दो, 2 लीटर दूध दे दो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम लोग मास मेजरमेंट करते हैं, तो मास को हम लोग किससे मेजरमेंट करते हैं, इंडिया वाले चमात से करते हैं, ठीक है, चमात हो गया। उसके बाद पहले के लोग जो है क्या करते थे, और अलग अलग जो है सिस्टम से क्या करते थे, मेजरमेंट जो है करते थे। तो फिर से हमने क्या किया, सिस्टम को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक को बोलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट्स, ठीक है, प्रैक्टिकल सिस्टम, और दूसरे को बोलते हैं एसआई सिस्टम। प्रैक्टिकल सिस्टम मतलब जैसे आप दूध वाले को बोलते हो ना, दूध वाले के लिए बोलते हो कि भैया 1 लीटर दूध दे दो, जबकि वॉल्यूम के लिए जो है, वॉल्यूम के लिए एसआई सिस्टम में यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। तो आप दुकान में जाकर ये नहीं बोलते कि भैया मेरे को 1 मीटर क्यूब दूध दो, आप क्या बोलते हो, 1 लीटर दूध दो, ठीक है। उसी तरीके से टाइम का जो अभी देखेंगे, टाइम का जो एसआई सिस्टम में वो यूनिट है वो है 1 सेकेंड, मतलब टाइम के लिए क्या है, 1 सेकेंड। लेकिन जब भी आपसे कोई एज पूछता है तो आप क्या बोलते हो, मेरा एज 20 ईयर है। ईयर भी क्या है, एक यूनिट है, लेकिन इसका एसआई यूनिट क्या है, सेकेंड है। तो आपको अपना एज सेकेंड में बताना चाहिए था, लेकिन आप सेकेंड में ना बताकर किस में बताते हो, ईयर्स में बताते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, एक है प्रैक्टिकल क्वांटिटी और दूसरी है एसआई क्वांटिटी। जैसे आप लोग मास का जो यूनिट है एसआई सिस्टम में वो है केजी, लेकिन जब एक ट्रक में कोयला भरा होता है तो कोयला, उस ट्रक में कितना कोयला है उसको केजी में नहीं बताते, उसको आप किस में बताते हो, टन्स में बताते हो, कितना टन्स कोयला है। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब जब आप मार्केट जाते हो तो आप क्या खरीदते हो, केजी में खरीदते हो। तो केजी हर जगह यूज नहीं होता, जैसे मार्केट में यूज हो गया उसी तरीके से ट्रक्स में नहीं होता है। अब मास का जो एसआई यूनिट है वो है केजी, लेकिन जब आप क्या करते हो, ज्वेलरी शॉप में जाते हो तो वहां पर केजी में जो है ज्वेलरी नहीं खरीदते हो, वहां पर आप ग्राम्स में खरीदते हो, 5 ग्राम की ज्वेलरी, 10 ग्राम की ज्वेलरी, 20 ग्राम की ज्वेलरी। तो समझ में आ गया। तो 2 यूनिट है, एक प्रैक्टिकल जिसको हर कंट्री के लोग अलग अलग अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, और एक है एसआई, ठीक है। एसआई यूनिवर्सल है, प्रैक्टिकल जो है क्या है, अपने रीजनल लेवल पर है। तो एसआई सिस्टम क्या है, समझ में आ गया। ये जो हमने 7 क्वांटिटीज जो पढ़ी ना, इसमें यूनिट्स मैंने लिखा। तो एसआई सिस्टम में जो है मास का यूनिट क्या होता है, केजी, किलोग्राम होता है, और किलोग्राम का सिंबल क्या होता है, केजी। तो एक कॉलम ऐसा बनाना, पहले में लिखना क्वांटिटी, दूसरा में लिखना यूनिट, और तीसरे में लिखना उसका सिंबल, ठीक है। क्वांटिटी में ये सब लिखना, और यूनिट्स में क्या लिखना, मास का यूनिट लिखना किलोग्राम, उसके सिंबल में लिखना केजी। उसके बाद दूसरी क्वांटिटी लिखना लेंथ का यूनिट लिखना मीटर, इसका सिंबल है एम। उसके बाद टेम्परेचर के लिए केल्विन है, और केल्विन के लिए सिंबल यूज करते हैं के। उसके बाद टाइम लिखना, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, इसका सिंबल होता है एस, स्मॉल एस, के को कैपिटल लिखना, ठीक है।
उसके बाद अगली क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट लिखना, उसका यूनिट लिखना एम्पियर और उसका सिंबल लिखना कैपिटल ए। उसके बाद अगला लिखना ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है कैंडेला और इसका यूनिट है सीडी, ठीक है, सी कैपिटल में डी स्मॉल में। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखना, उसका जो यूनिट है वो है मोल और उसका सिंबल है MOL, ठीक है, ऐसा आप कॉलम बनाकर लिखोगे, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो टेम्परेचर वाले में देखो यहाँ पर इसका जो यूनिट है वो कैपिटल में लिखा हुआ है और इलेक्ट्रिक करंट का भी जो यूनिट है ये कैपिटल में लिखा हुआ है, बाकी सारे यूनिट्स जो है वो स्मॉल लीटर में है, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन है, हमेशा याद रखना, आज से फिजिक्स जब से पढ़ना स्टार्ट किए हो, जब भी कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखी जाती है तो उसका जो यूनिट होता है उसका सिंबल्स जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। जैसे केल्विन, केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है तो उसी के नाम पर हमने टेम्परेचर का यूनिट रख दिया, इसीलिए इसका सिंबल क्या होगा कैपिटल के। एम्पियर, एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है तो इसका सिंबल क्या होगा कैपिटल ए। जैसे फोर्स का यूनिट जो होता है न्यूटन, न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम था तो फोर्स का जब भी यूनिट लिखते हो तो कैपिटल एन लिखते हो, क्या कभी भी स्मॉल एन लिखते हो? नहीं, समझ में आ गया। वॉट का यूनिट W। तो जितने भी साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट्स के नाम रखे गए हैं उसको हमेशा कैपिटल लेटर में जो है लिखा जाता है। समझ में आ गया ये? तो ये हो गया हमारा एसआई सिस्टम, जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर लैंग्वेज के लिए बैरियर था तो इंग्लिश ने खत्म किया। अब मेजर सिस्टम मतलब अगर मेजरमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को किसने खत्म कर दिया? एसआई सिस्टम ने जो है खत्म कर दिया, ठीक है। जिस तरीके से क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं उसी तरीके से यूनिट जो होती हैं वो भी दो टाइप की होती हैं। एक यूनिट्स वो होती हैं जिसको दूसरे फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरी होती हैं डिराइव्ड यूनिट। समझ में आ गया? एक फंडामेंटल यूनिट और एक डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल में ये सब आएंगे, मास, केल्विन, मीटर, ये सब आएंगे। और डिराइव्ड में क्या आएंगे? जैसे डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। तो ये डिराइव्ड क्या है? डिराइव्ड यूनिट है। जबकि केजी एक क्या है? फंडामेंटल है। मीटर क्या है? एक फंडामेंटल है। समझ में आ गया? तो हमने क्या देखा इस चैप्टर में? पहले क्वांटिटी का मेजरमेंट क्या होता है ये देखा, फिर क्वांटिटी देखा, फिर टाइप्स ऑफ क्वांटिटी देखा, फिर हमने यूनिट्स देखा, फिर हमने अलग अलग सिस्टम देखे, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, और फिर हमने सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक यूनिवर्सल पढ़ा, एसआई सिस्टम, उसका सिंबल, उसका यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक केजी किसको बोलते हैं, एक लीटर किसको बोलते हैं, मतलब एक मीटर किसको बोलते हैं, एक सेकंड किसको बोलते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? एसआई सिस्टम के डेफिनेशंस को जो है हम लोग समझेंगे, ठीक है। तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। अगर वीडियो के किसी पोर्शन में या किसी डेफिनेशन में कोई समझ में नहीं आया होगा तो बेझिझक वापस से बोल रहा हूँ, आप लोग कुछ रिप्लाई नहीं करते हो। अगर समझ में नहीं आता है तो बताया करो, और समझ में आ गया तो अच्छी बात है। बिल्कुल डरा मत करो, जो चीज समझ में नहीं आया है बिल्कुल बताना, मैं उसका जो है रिप्लाई जो है जरूर करूंगा। तब तक प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।